अच्छा 526 शादी क्यों नहीं कर लेते। डैनी को अपने सामने खड़ा देखकर अनिरुद्ध की हालत खराब हो रही थी। उसके लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। अनिरुद्ध धीरे धीरे शिवांगी के नीचे से निकलने लगा और तभी धड़ाम से सोफे के नीचे गिर पड़ा। उसकी कमर में हल्की सी चोट लग गई, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया और तभी शिवांगी थोड़ा सा कसमसाई। अनिरुद्ध जल्दी से उठा, उसने शिवांगी की कमर को हल्का सा रब किया और शिवांगी फिर से सो गई। अनिरुद्ध ने पैरों के पास रखी हुई चादर उठाई और शिवांगी को करकवत दिया और फिर डैनी की ओर देखकर बोला, अंडरस्को पापा आप सुबह सुबह यहाँ। डैनी ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को सुबह हो रही है, दोपहर के 12 बजे बज गए। अनिरुद्ध अटकती आवाज हुए बोला, अंडरस्को पापा आपके लिए चाय बना दूं। डैनी ने ना में गर्दन हिला दी और एक नज़र शिवांगी को देखकर कहा, अंडरस्को तितली तुम पर बहुत ट्रस्ट करती है। अनिरुद्ध ने हल्का सा मुस्कुराकर बालों में हाथ मार लिया और बोला, अंडरस्को हाँ पापा। डैनी ने कहा, अंडरस्को तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते। ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिरुद्ध किचन की ओर जाता हुआ बोला, अंडरस्को पापा मैं चाय बनाता हूँ, बैठकर पीते हैं। इतना कहकर वो चाय बनाने लगा। डैनी ने हल्का सा झुककर तितली के बालों में हाथ फेरा और फिर किचन की ओर चला गया। अनिरुद्ध नहीं चाहता था कि डैनी किचन में उसके पास खड़ा रहे, लेकिन क्या करता, कब तक इस सवाल से भागता। थोड़ी देर में अनिरुद्ध ने 2 कप चाय बनाई और 1 कप डैनी की ओर बढ़ा दिया। डैनी ने कप पकड़ा और बालकनी की तरफ जाता हुआ बोला, अंडरस्को मेरे साथ आओ, बात करनी है तुमसे। अनिरुद्ध ने अपने हाथ में कप पकड़ा हुआ था और पैर पटक लिया। वो जितना इस बात को इग्नोर करता, सब इस बात को लेकर बैठ जाते। कितनी मुश्किल से तो उसने रघुवंशी ब्रदर्स को इग्नोर किया था और अब वही बात डैनी लेकर बैठ गया। अगले 5 मिनट में डैनी और अनिरुद्ध दोनों ही बालकनी के कुर्सी पर बैठे हुए थे। डैनी बोला, अंडरस्को देखो अनिरुद्ध, घुमा फिराकर बात करना मेरी फितरत में नहीं है। साफ साफ पूछता हूँ, तितली तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं। देख मैं जानता हूँ शिवांगी की हालत ठीक नहीं है, हो सकता है तुम इसीलिए तितली के साथ अपना रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि वो फिजिकली इतनी फिट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी रहेगी। और तभी अनिरुद्ध तपाक से बोला, अंडरस्को नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, फिजिकली भी। आप नहीं जानते, बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख गई है, घर का सारा काम कर लेती है और मैंने एक भी काम नहीं सिखाया। और आपको पता है पास्ता तो बहुत टेस्टी बनाती है, उठ जाएगी ना तो मैं कह दूंगा कि सबके लिए पास्ता बना दे और आप खाकर बताना कि कैसा बना है। तितली में कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। शुरू में जब मेरे साथ रहती थी तो मुझे बहुत काम करना पड़ता था, वो कुछ समझती नहीं थी ना, लेकिन अब वो सब कुछ कर लेती है। बस अभी अपने दिल की बात ढंग से पता नहीं पाती, आप समझ रहे हो ना। अनिरुद्ध अपनी ही धुन में बोले जा रहा था और डैनी हैरानी से अपने बेटे को देख रहा था। घुमा फिक्र कर ही सही, लेकिन अनिरुद्ध ने अपने दिल की सारी बात अपने पापा को बता दी। डैनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने चाय का एक लिया और बोला, अंडरस्को जब तुम तितली के इतना करीब हो तो शादी करने से मना क्यों करते हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वो अपने पापा के सामने अपने प्यार का इजहार करना नहीं चाहता। शायद कहीं ना कहीं उसके अंदर वंदना के गुण थे, जिस वजह से वो खुलकर बोल नहीं पा रहा था। डैनी ने एक बार फिर कहा, अंडरस्को देखो अनिरुद्ध, अगर तुम तितली से शादी करोगे तो बता दो, वरना जितनी जल्दी हो सके तितली से दूरी बना लो। रघुवंशी परिवार अपनी बेटी के लिए किसी और लड़के को देखेगा। इस बार अनिरुद्ध थोड़ा सा उदास होकर बोला, अंडरस्को पापा वो मेरे अलावा किसी के साथ नहीं रहेगी, उसे किसी पर भरोसा नहीं। डैनी बोला, अंडरस्को वो तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन तुम अपने दिल की तो बताओ। मुझसे कल भी शिवाय पूछ रहा था, मैं क्या जवाब दूं शिवाय को। इस बार अनिरुद्ध ने अपने दिल की बात बताते हुए कहा, अंडरस्को पापा अभी तितली छोटी है, अभी शादी करना। ये सुनकर डैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो बोला, अंडरस्को मतलब शादी तो तितली से ही करोगे ना। अनिरुद्ध ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। डैनी ने भी मुस्कुराकर अपने बेटे के गाल पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को
सच में तुम वंदना पर गए हो। दूसरी तरफ सरगम एक बड़े से ऑडिटोरियम हॉल के बाहर खड़ी हुई थी। उसका आज कंपटीशन का फर्स्ट डे था। उसके साथ कुछ लड़कियां भी आई थी जिसके साथ सरगम को परफॉर्म करना था, लेकिन पूरा ऑडिटोरियम हॉल खाली पड़ा हुआ था सिवाय एक गार्ड के। वहां कोई नहीं था। सरगम गार्ड के पास आकर बोली, अंडस्को भैया, यहाँ तो कंपटीशन होने वाला था ना, कहीं हम गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए। गार्ड ने कहा, अंडस्को नहीं मैडम, कंपटीशन तो यही है, आप अंदर चले जाइए। सरगम बोली, अंडस्को लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। गार्ड बोला, अंडस्को मैडम आप अंदर तो जाइए। सरगम ने हाँ में गर्दन हिलाए और उसके साथ जो लड़कियां थी उन सब लड़कियों को लेकर अंदर चली गई। अंदर भी सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। सरगम को थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। बेशक उसके और देव के बीच में काफी हद तक चीज सुलझ गई थी, फिर भी वो देव से पैसा नहीं लेना चाहती थी और यहाँ के हालात देखकर लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई कंपटीशन है। तभी वहाँ एक औरत आई और उसने सरगम को देखकर कहा, अंडस्को मैडम आप एक कमरे में चलिए, वहाँ चलकर इंतजार कीजिए। सरगम बोली, अंडस्को मैडम यहाँ तो कंपटीशन था लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो औरत बोली, अंडस्को मैमा वहाँ अंदर तो चलिए। सरगम और उसके साथ आई हुई लड़कियां उस मैडम को फॉलो करती हुई एक कमरे में चली गई। उस औरत ने सरगम से कहा, अंडस्को मैमा आपको अकेले परफॉर्म करना होगा। ये सुनकर सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई। वो बोली, अंडस्को लेकिन कंपटीशन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। उस औरत ने कहा, अंडस्को सॉरी मैमा लेकिन आपको अकेले ही परफॉर्म करना होगा, कंपटीशन के रूल्स में कुछ बदलाव हुए हैं। सरगम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल अब जोरों से धड़कने लगा। उसे लग रहा था कि शायद वो कुछ गलत जगह फंसते जा रहे हैं। वैसे भी सरगम जिस माहौल से निकलकर बाहर आई थी, उसे बाहरी दुनिया पर यकीन इतनी जल्दी नहीं होता था। सरगम उस औरत को हैरानी से देख रही थी। वो औरत बोली, अंडस्को मैमा प्लीज जल्दी कीजिए, आपको परफॉर्म करना है। सरगम बोली, अंडस्को चलिए पहले मैं देखना चाहती हूँ मुझे परफॉर्म कहाँ करना है। इतना कहकर सरगम ने उन लड़कियों को देखकर कहा, अंडस्को अगर तुम्हारे साथ कोई भी कुछ भी गलत करने की कोशिश करे तो जो हाथ में आए उठाकर मार देना, समझ गए। उन लड़कियों ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो औरत जो सरगम को लेने आई थी हैरानी से सरगम को देख रही थी और फिर मन ही मन बड़बड़ाए, अंडस्को सर की वाइफ तो बहुत खतरनाक है। वो औरत सरगम को लेकर एक स्टेज पर आ गई। सरगम ने स्टेज की तरफ नजर घुमाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। सरगम को गुस्सा आ गया। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर पर टांगा और उस औरत को देखकर बोली, अंडस्को यहाँ तो कोई भी नहीं है, किसके सामने परफॉर्म करना है? पहले कह देती हूँ अगर मुझे और मेरे साथ आई हुई लड़कियों के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो सिर फोड़ दूंगी। वो औरत सरगम से थोड़ा डर गई और 4 कदम पीछे हटकर बोली, अंडस्को मैमा हमें तो ये सब सर ने करने के लिए कहा था। सरगम गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को कौन सर? और तभी पीछे से देव ने कहा, अंडस्को मैं और कौन? सरगम ने पलटकर देव को देखा तो हैरान हो गई। देव ने उस औरत को जाने के लिए कह दिया। सरगम बोली, अंडस्को सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब आपने किया है। देव सरगम के पास आया और उसके चेहरे से बालों को पीछे करते हुए बोला, अंडस्को मैंने क्या किया? सरगम बोली, अंडस्को मेरा कंपटीशन था, ये सब आपने किया ना? यहाँ कोई भी नहीं है। देव बोला, अंडस्को तुम परफॉर्म करो, तुम तो यहाँ परफॉर्म करने आई हो, बाकी कोई हो ना हो तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सरगम को गुस्सा आ गया। वो दांत पीसते हुए बोली, अंडस्को सर बहुत हो गया, बहुत मुश्किल से मैंने कथक सीखा है और अब आपने ये सब कर दिया। देव बोला, अंडस्को अरे यार मैंने क्या कर दिया? तुम एक बात बताओ, अब मैं ये थोड़ी चाहता हूँ कि मेरी बीवी सबके सामने नाचे, मैं बस ये चाहता हूँ मेरी बीवी मेरे सामने नाचे। तो चलो तुम डांस करो, मैं तुम्हें सीधा प्राइस दे दूंगा। सरगम ने गुस्से में देव को देखा और वहां से जाने लगी। तभी देव ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडस्को मेरी बात सुनो सरगम,
मैं नहीं चाहता रघुवंशी खानदान की बहू ऐसे स्टेज परफॉर्मेंस करें, तो मैं सीधा मना करता तो तुम गुस्सा हो जाती। सरगम बोली, तो ये तरीका था मना करने का, अगर आप मुझे मना करते तो मैं मान जाती, मुझे मेरे अनाथ आश्रम के लिए पैसे चाहिए। देव बोला, तो मैं किस लिए हूँ? तुम मुझसे भी तो मान सकती हो। सरगम को पुरानी बातें याद आ गई, वो अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, मैंने मांगे थे आपसे लेकिन आपने मुझे बेइज्जत कर दिया। देव ने अगले ही पल अपने हाथ सरगम की कमर पर लपेटकर उसे गले लगा लिया और आंखें बंद करके अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए बोला, सरगम, तुम्हारे अनाथ आश्रम की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, बस तुम अपने अनाथ आश्रम को संभालो, पैसों की टेंशन मत लो। मैं इन सब के लिए पहले ही तुम्हें मना करने वाला था, लेकिन फिर सोचा इतनी मुश्किल से तो मेरे और तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हुआ है, अगर मैं तुम्हें मना करूंगा तो फिर से चीज बिगड़ना शुरू हो जाएंगी। सरगम कुछ नहीं बोली। देव ने सरगम के गाल पर किस करके कहा, डांस करोगी? सरगम हैरानी से देव को देख रही थी। इतने में देव ने चिल्लाते हुए कहा, एक सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाओ। जैसे ही देव ने ये बात बोली, वैसे ही वहां एक सॉफ्ट म्यूजिक चलने लगा। देव ने अपना एक हाथ सरगम की ओर बढ़ाया। इस बार सरगम ने अपना हाथ देव के हाथ पर रख दिया और वो दोनों कपल डांस करने लगे। सरगम को आज बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे भी उसका मन किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का नहीं था, वो तो बस कुछ भी करके अनाथ आश्रम के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती थी और अब देव ने सरगम की सारी टेंशन दूर कर दी थी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही डांस करते रहे। धीरे धीरे सरगम ने देव के सीने पर सिर रख लिया और देव ने अपने दोनों हाथ सरगम की कमर पर लपेटकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद देव ने सरगम के कान में धीरे से कहा, सरगम, कहीं घूमने चलें। सरगम कुछ नहीं बोली, उसने बस हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। देव ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, कुछ दिनों के लिए तुम्हारा अनाथ आश्रम युग देख लेगा, चलोगे ना? सरगम ने एक बार फिर हाँ में गर्दन हिला दी और अगले ही पल देव ने चेहरा नीचे करके सरगम के होठों पर अपने प्यार की छाप छोड़ने लगा। घूमने कहाँ जाएंगे? सबको तो मोनिका फार्म हाउस भेज देती है। अच्छा। दूसरी तरफ कृष अपने केबिन में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। सुबह से न जाने कितनी बार उसने मीरा को कॉल कर दिया था, लेकिन मीरा ने कृष का फोन रिसीव ही नहीं किया। कृष ने गुस्से में अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए कहा, छुटकी सी है नहीं और मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। कृष्णा रघुवंशी को घर आकर बताता हूँ। कुछ सोचकर कृष ने मीरा को मैसेज किया, मैं तुम्हें कॉलेज लेने आ रहा हूँ। और तभी मैसेज का रिप्लाई आया, मिस्टर रघुवंशी, जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी, बड़ी माँ मेरे लिए गाड़ी भेज देती है। मैसेज पढ़कर कृष को हैरानी हुई। उसने फिर से मीरा को फोन किया, लेकिन मीरा ने इस बार भी फोन कट कर दिया। कृष ने फिर से मैसेज किया, छुटकी, मेरा फोन कट क्यों कर रही हो? मीरा का रिप्लाई आया, मैं इस वक्त क्लासरूम में हूँ। कृष ने दांत पीसते हुए मैसेज टाइप किया, कल ही शादी हुई और आज कॉलेज चली गई, एक दिन की छुट्टी कर लेती। 527 मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर। शाम के करीब 5 बजे कृष ने गाड़ी मीरा के कॉलेज के बाहर रोकी। मीरा ने भी आज कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया था। पूरा दिन कभी कैंटीन में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी रही, कभी ग्राउंड में। उसकी मन पूरी तरीके से खराब हो चुका था। ऐसा नहीं था कि वो कृष से प्यार करती थी, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि कृष उसे मंडप में ये सारी बातें ही बोल देगा। वो बहुत उदास थी और कहीं ना कहीं कृष ये बात जानता भी था, शायद इसलिए अपनी और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए करने आया था। कृष गाड़ी के बाहर निकलकर खड़ा हो गया। मीरा का कॉलेज से निकलने का वेट कर रहा था। धीरे धीरे कॉलेज से लड़कियां निकलने लगी और लगभग हर लड़की कृष की ओर देख रही थी, लेकिन कृष उसका पूरा ध्यान मीरा को ढूंढने में ही था। और आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। मीरा पपीता जैसा मुंह बनाकर कॉलेज से बाहर आई। कृष ने मीरा को देखा तो उसकी जान में जान आ गई। वो कब से मीरा से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा, उसका दिमाग तो वही अटका हुआ था कि कृष ने उसे मंडप में क्लियरली बोल दिया कि वो उसे प्यार नहीं करता, तो शादी का कोई मतलब नहीं है।
कृष ने जैसे ही मीरा को देखा, वो उन लड़कियों की भीड़ को हटाता हुआ मीरा के पास गया। उसने लगभग गुस्से में मीरा की बाजू पकड़ी और खींचता हुआ गाड़ी के पास लेकर आया। मीरा गाड़ी के पास आई तो उसने अपना हाथ झटकते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी, ये क्या बदतमीजी है। कृष ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर गुस्से में कहा, अंडरस्को छुटकी, सुबह से ना रिप्लाई कर रही हो ना ढंग से बात कर रही हो, भूल गई क्या अभी हमारी शादी हुई है। मीरा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो भी गुस्सा करते हुए बोली, अंडरस्को नहीं भूली और वो भी नहीं भूल सकती जो आपने मुझे मंडप में कहा था। तभी वहां कुछ कॉलेज के लड़के आए और मीरा को देखकर बोले, अंडरस्को मीरा, ये तुम्हें परेशान कर रहा है। मीरा ने पलटकर उन लड़कों को देखा और बोली, अंडरस्को पति है मेरा, निकलो यहाँ से। कृष ने मीरा को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पहली बार मीरा ने शायद किसी को कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया था, वरना तो शांत ही रहती थी। कृष ने मीरा की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मीरा खिड़की के बाहर देख रही थी, फिर कुछ सोचकर उसने अपना चेहरा घुमाया और कृष की ओर देखकर बोली, अंडरस्को आपको बड़े पापा को बता देना चाहिए कि आप बानी से प्यार करते हैं। कृष बोला, अंडरस्को और अगर ना बताऊं तो। मीरा अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए बोली, अंडरस्को ऐसे तो आपकी, मेरी, बानी तीनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। आप पापा को बताएंगे तो पापा समझ जाएंगे, वैसे भी तो आपकी शादी बानी से ही होने वाली थी। कृष बोला, अंडरस्को पर मैं नहीं बताने वाला, वो सब छोड़ो, तुम कुछ खाओगी। मीरा ने कहा, अंडरस्को नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, घर चलो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इस बार कृष ने जवाब नहीं दिया। गाड़ी में कुछ देर तक खामोशी रही। थोड़ी देर बाद मीरा ने अपने आंसू कंट्रोल किया और फिर से कृष को देखकर बोली, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी, आप समझते क्यों नहीं, आप एक बार घर पर बात तो कीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं सरगम दीदी को बता देती हूँ। कृष ने मीरा की बातों को इग्नोर किया और एक रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी। मीरा ने रेस्टोरेंट को देखकर कहा, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी, मुझे सच में भूख नहीं है। लेकिन कृष मानने वाला नहीं था। वैसे भी उसे मीरा से बात करनी थी, इसलिए वो वहां आया था। कृष ने गाड़ी से उतरकर मीरा की साइड का गेट खोला और उसे उतरने का इशारा किया। मीरा भी अब उतर गई। कृष ने चाबी गार्ड के पास उछालते हुए कहा, अंडरस्को पार्क कर दो। और फिर वो मीरा का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अगले 10 मिनट में कृष और मीरा रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। कृष ने मेन्यू मीरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को जो खाना है ऑर्डर कर दो। मीरा इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, अंडरस्को मुझे सच में भूख नहीं है, घर जाना है। अगर आपको भूख है तो आप खा लीजिए, फिर घर चलते हैं। इतना कहकर मीरा ने अपना सिर टेबल पर रख लिया। वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से थक चुकी थी। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। सरगम तो बहुत समझदार थी, इतना कुछ होने के बाद भी झेल गई। लेकिन मीरा उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कृष अपनी जगह से खड़ा हुआ और मीरा के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ लगाकर बोला, अंडरस्को मीरा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अचानक ही कृष की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने महसूस किया जैसे मीरा का बदन तप रहा है। मीरा को बुखार हो गया था। कृष ने अपने हाथ से मीरा के गले को छुआ। मीरा सच में बहुत गर्म थी। कृष को अब मीरा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सोच सोच कर अपना दिमाग खराब कर लिया, जिस वजह से उसे बुखार हो गया। कृष ने एक वेटर को देखकर कहा, अंडरस्को जल्दी से सूप लेकर आओ। थोड़ी देर में वेटर सूप लेकर आ गया। कृष ने मीरा के गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को उठो, थोड़ा चुप पी लो। मीरा ने ना में गर्दन हिला दी और अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। कृष ने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा, अंडरस्को अगर तुम ठीक से बैठकर सूप नहीं पियोगी तो मैं यहाँ सबके सामने तुम्हें जबरदस्ती सूप पिलाऊंगा। मीरा उठ गई। उसने अपनी कमर चेयर पर लगा ली और सूप का बाउल अपनी तरफ खिसकाया। लेकिन मीरा के तो हाथ भी ढंग से काम नहीं कर रहे थे। उसे बहुत कमजोरी हो रही थी। बात यह थी कि मीरा ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। सुबह भी सरगम के जाने के बाद उसने फैमिली को दिखाने के लिए एक ब्रेड खा लिया और कॉलेज आ गई। उसका कुछ खाने का मन ही नहीं था।
कृष को भी नहीं पता था कि मीरा को ये बात इतनी हट कर जाएगी कि वो अपनी तबीयत खराब कर लेगी। कृष ने चेयर खिसका कर मीरा के पास की और अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगा। मीरा ने अब ज्यादा आनाकानी नहीं की और सूप पी लिया। सूप खत्म होने के बाद कृष ने मीरा के हाथों को पकड़कर कहा, अंडस्को, मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनो। मीरा ने नम आंखों से कृष को देखा तो कृष बोला, अंडस्को, मैं बानी से प्यार नहीं करता। ये सुनकर मीरा थोड़ा सा हैरान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथ से कृष हाथ झटकते हुए कहा, अंडस्को, मिस्टर रघुवंशी, आप झूठ बोल रहे हैं। आप बस मेरा दिल रखने के लिए सब कह रहे हैं, पर फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे प्यार नहीं करती। कृष ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और वो समझ गया कि सच में लड़कियों को समझाना बहुत मुश्किल है। कृष ने मीरा की बाजू पकड़ी और उसे उठाते हुए कहा, अंडस्को, चलो घर चलते हैं, घर चलकर बात करेंगे। मीरा चुपचाप कृष के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। अगले 1 घंटे में कृष और मीरा अपने कमरे में थे। कृष ने मीरा को ठीक से लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर किया और फिर अवनीत को कॉल किया। अवनीत ने फोन पर ही कुछ मेडिसिन के नाम बता दिए। कृष कमरे से बाहर गया। उसने एक सर्वेंट को देखकर एक पेपर थमाते हुए कहा, अंडस्को, ये कुछ मेडिसिन है, लाकर दो। वो सर्वेंट सिर झुकाकर पेपर लेकर चला गया। कृष वापस से कमरे में आया तो मीरा आंखें बंद किए लेटी हुई थी। कृष सब मीरा के पास ही लेट गया। उसने मीरा वो कमर से पकड़कर खुद से सटाया तो मीरा उसकी आंखों में देखने लगी। कृष मीरा के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, अंडस्को, मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। मैं बानी से प्यार नहीं करता और ये मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा। मुझे लगा मेरी शादी बानी से हो रही है और ये बात मैं बानी को बोल रहा था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मीरा का चेहरा बता रहा था कि उसे कृष की बातों पर यकीन नहीं है। कृष ने मीरा के जबड़े को अपने हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडस्को, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मुझे क्या पता कि तुम मंडप में बैठी हो। मुझे तो लगा बानी मंडप में बैठी है। मुझे किसी ने बताया थोड़ी था कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। और एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में फीलिंग्स है? मीरा अब हैरानी से कृष की ओर देख रही थी। कृष ने मीरा का चेहरा छोड़ दिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और फिर आंखें बंद करके बोला, अंडस्को, तुम्हें मैंने क्लब भी इसलिए बुलाया था ताकि तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं, लेकिन तुम तो दारू पीकर टल्ली हो गई। ये सुनकर मीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन फिर उसने कृष के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करके कहा, अंडस्को, आप झूठ बोल रहे हैं ना मिस्टर रघुवंशी। भला आप मुझे प्यार क्यों करेंगे? कहाँ आप, कहाँ मैं? कृष के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने मीरा के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडस्को, यहाँ तुम और यहाँ मैं एक ही बेड पर और अब हमें यही रहना है। मीरा अब भी हैरानी से कृष को देख रही थी। फिर उसने सवाल किया, अंडस्को, सच में मिस्टर रघुवंशी आप वो सारी बातें बानी को बोल रहे थे? कृष ने हमें गर्दन हिला दी। कृष ने अगले ही पल मीरा का सिर अपने सीने से लगाया और उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, अंडस्को, छुटकी, तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। मुझसे सीधा सीधा बात भी तो कर सकती थी। चलो थोड़ी देर में मेडिसिन आ जाएगी, मैं तुम्हें दे दूंगा, फिर सो जाना और ज्यादा सोचो मत। अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो। वैसे तुम्हें एक बात कहूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मैं तुमसे प्यार कब करने लगा। जब महसूस किया तो इस बात का डर लगने लगा कि मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ, इसीलिए घर में किसी को बता नहीं पाया। जब बताना चाहता था तब पापा ने शादी फिक्स कर दी, उसके बाद भी खुलकर नहीं बता पाया। कृष अपने ही धुन में बोले जा रहा था, तभी उसने अपनी सीने पर गर्म सांस महसूस की। मीरा सो चुकी थी। कृष ने मीरा को ठीक से साइड में लेटा दिया और खुद उठ गया। कृष मीरा को देखकर बोला, अंडस्को, छुटकी कहीं की इतने से दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचती है। दूसरी तरफ अभिमान मेंशन के लिए निकल गया था। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी मन मेंशन जाने का नहीं था। कहीं ना कहीं उसका दिल शिवांगी और आराध्या में अटका हुआ था। अभिमान ने जब से शिवांगी को देखा था, उसके मन में शिवांगी को लेकर एक अजीब सी इनसिक्योरिटी पैदा हो गई थी। ऐसा क्यों था उसे भी नहीं पता था। शिवांगी के अलावा भी उसके बहुत भाई बहन थे, लेकिन जितना प्यार वो शिवांगी से करता था शायद किसी और से नहीं।
शायद बचपन की कुछ याद है जो आज भी अभिमान के जहन में घूमती थी। उसे याद था कि जब शिवांगी छोटी थी तो वो शिवांगी को गोद में उठाकर पूरे गार्डन में घूमता था। उसे याद था कि वो शिवांगी के साथ तब तक खेलता था जब तक वो सो नहीं जाती थी। कितनी बार वीरा ने अभिमान को शिवांगी के पास ही सुला दिया था। और शायद यही रीजन था कि आज भी अभिमान का प्यार वैसा का वैसा ही था जैसा 20 साल पहले शिवांगी के साथ था। अभिमान को याद था कि जब शिवांगी ने बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले अभी अभी कहना शुरू किया था और अभिमान शिवांगी के मुंह से अभी सुनकर पूरे घर में खुश होकर बताता था, जैसे सबको चिढ़ा रहा हो कि शिवांगी ने तो पहले उसका नाम लिया। सारे भाई शिवांगी से प्यार करते थे लेकिन अभिमान का प्यार थोड़ा सा शिवांगी के लिए ज्यादा था। यही सब सोचता सोचता अभिमान का अनिरुद्ध के फ्लैट के पास पहुंच गया। उसे पता ही नहीं चला। अभिमान ने गाड़ी अनिरुद्ध के फ्लैट के बाहर रोकी लेकिन गाड़ी से उतरने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। वो बैठा बैठा यही सोच रहा था कि वो अंदर जाकर क्या कहेगा कि वो एक बार शिवांगी को देखना चाहता है, एक बार शिवांगी के मुंह से अभी सुनना चाहता है, एक बार अपनी बहन के पास बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता है। दूसरी तरफ फ्लैट की बालकनी में अनिरुद्ध खड़ा था। वो भी अभी अभी ऑफिस से आया था और अपनी कॉफी लेकर बालकनी में आ गया। उसने दूर से अभिमान की गाड़ी देखी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। आखिर अब तो लाठी अनिरुद्ध के हाथ में थी। वो जैसे चाहता अभिमान को नचा सकता था। अनिरुद्ध ने कॉफी का एक सिप लिया और खुद में ही बड़बड़ाया, अंडस्को तो मिस्टर अभिमान रघुवंशी ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। 528 अरे जीजा जी आप यहाँ आए ना। अभिमान अनिरुद्ध के फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था लेकिन बेल बजाने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। पिछली बार तो शिवाय और आर्या ने उसे भेज दिया था लेकिन आज वो खुद आया था। उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि सब उसका मजाक बनाएंगे। ये सब करना अभिमान के पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता था। अभिमान कुछ सोचकर अपना एक हाथ बेल बजाने के लिए उठाया लेकिन उससे पहले ही अनिरुद्ध ने दरवाजा खोल दिया। अनिरुद्ध को सामने देखकर अभिमान को हल्का गुस्सा आया। वो तो शिवांगी से मिलने आया था लेकिन सबसे पहले दर्शन अनिरुद्ध के हो गए। अनिरुद्ध ने सीटी बजाते हुए पहले अभिमान को छेड़ा और उसके बाद बोला, अंडस्को अरे जीजा जी आप यहाँ आए ना। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने एक किलल लुक अनिरुद्ध को दी। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को क्या हुआ? मेरा जीजा जी कहना पसंद नहीं आया। अभिमान ने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अंदर आ गया। अंदर जाकर उसने देखा तो सब सीटिंग एरिया में बैठे हुए थे और कुछ खा रहे थे। अभिमान ने सबसे पहले शिवांगी को देखा जो आराध्या के पास बैठकर खा रही थी। देखकर ही पता चल रहा था कि अनिरुद्ध की फैमिली शिवांगी का कितना ध्यान रखती है। उसके दो रीजन थे, एक तो वो रघुवंशी फैमिली की बेटी थी और दूसरा वो बीमार थी। डैनी ने जैसे ही अभिमान को देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अभिमान का वेलकम करते हुए बोला, अंडस्को आओ बेटा बैठो। आराध्या और शिवांगी की नज़र भी अभिमान पर गई। आराध्या के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। अभिमान भी आकर उनके पास बैठ गया। डैनी ने अनिरुद्ध की तरफ देखकर कहा, अंडस्को पानी लेकर आओ। अनिरुद्ध के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो भी किचन में गया और अपने जीजा जी के लिए पानी लेकर आया। उसने ट्रे अभिमान की ओर बढ़ाई और बहुत प्यार से कहा, अंडस्को लीजिए जीजा जी। अभिमान ने पानी का गिलास उठा लिया। अनिरुद्ध अभिमान के बिल्कुल पास में बैठा और धीरे से बड़बड़ाया, अंडस्को पी लीजिए, क्या पता आगे से आपको मुझे पानी पिलाना पड़े। ये सुनते ही अभिमान को खांसी आ गई और उसका सारा पानी बाहर आ गया। अनिरुद्ध को हंसी आ गई लेकिन वो हंसा नहीं, जबकि आराध्या जल्दी से अपनी जगह से उठकर अभिमान के पास गई और उसकी कमर को रब करती हुई बोली, अंडस्को अभिमान आराम से, इतनी क्या जल्दी है? आराम से भी तो पानी पी सकते हो, देखा ना खांसी उठ गई। अनिरुद्ध के चेहरे पर स्माइल देखकर आराध्या ने अनिरुद्ध को भी डांटते हुए कहा, अंडस्को भाई ये क्या बदतमीजी है, उन्हें खांसी हो गई और तुम हंस रहे हो। फिर उसने अपने पापा को देखा और बोली, अंडस्को देख लो पापा भाई कैसे अभिमान का मजाक बना रहे हैं। डैनी ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध शांत हो गया लेकिन फिर भी गर्दन नीचे करके हंस रहा था।
अभिमान खास रहा था, लेकिन देख अनिरुद्ध को ही रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे कुछ भी करके शिवांगी को अनिरुद्ध से बचाना था। वो शिवांगी की शादी अनिरुद्ध से नहीं करता। थोड़ी देर बाद अभिमान ठीक हुआ तो आराध्या अभिमान की आंखों में देखकर बोली, अंडस्को, दूसरा पानी लेकर आऊं। अभिमान बोला, अंडस्को, नहीं मैं ठीक हूँ। आराध्या वही अभिमान के पास बैठ गई। डैनी ने अभिमान को देखकर कहा, अंडस्को, बेटा आराध्या को लेने आए हो। अभिमान बोला, अंडस्को, नहीं, आराध्या का जितना मन है वो रह सकती है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा अपनी बहन से भी मिल लूं। और तभी अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, लेकिन यहाँ से तो रघुवंशी मेंशन का रास्ता पड़ता नहीं है, तो आप यहाँ से कहाँ जा रहे थे? अभिमान ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध अपना सवाल बदलते हुए बोला, अंडस्को, नहीं, मेरे कहने का मतलब है मेंशन और मेरा फ्लैट तो अपोजिट पड़ते हैं ना, तो शायद आप कहीं और ही जा रहे होंगे। अभिमान एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, अंडस्को, मैं फैक्ट्री जा रहा था, फैक्ट्री तो रास्ते में ही पड़ती है ना। अनिरुद्ध ने इस बार हल्का सा मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमान उठकर शिवांगी के पास आकर बैठ गया। शिवांगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई और उसने नम आंखों से अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध ने पलकें झपका दी, जैसे कहना चाहता हो कि अभिमान कुछ नहीं करेगा। अभिमान ने शिवांगी को देखकर कहा, अंडस्को, चॉकलेट खाओगी शिवांगी? शिवांगी ने कुछ नहीं बोली। अभिमान ने अपनी जेब में से एक चॉकलेट निकाली और शिवांगी की ओर बढ़ा दी, लेकिन शिवांगी तो अभी भी अनिरुद्ध को देख रही थी। अनिरुद्ध ने आंखों में ही चॉकलेट लेने का इशारा कर दिया। शिवांगी ने चॉकलेट ले ली और धीरे से बोली, अंडस्को, थैंक यू। शिवांगी के मुंह से थैंक यू सुनकर अभिमान भावुक हो गया। फिर उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिए और इतने में वंदना बोली, अंडस्को, मैं खाना बनाती हूँ। अभिमान बोला, अंडस्को, नहीं आंटी, रहने दीजिए, मैं बस जा रहा हूँ। वंदना ने कहा, अंडस्को, नहीं बेटा, तुम पहली बार आए हो, खाना तो खा कर ही जाओ। अभिमान ने बिना सोचे समझे कहा, अंडस्को, नहीं आंटी, पहली बार तो नहीं आया, पहले भी तो आया था। वंदना हैरानी से डैनी को देखने लगी और डैनी ने हाथों से ही अभिमान को चुप रहने का इशारा किया। डैनी ने फिर वंदना को समझाते हुए कहा, अंडस्को, वंदना, तुम्हें याद नहीं है, पहले भी तो आए हैं। अभिमान ने अब बातों को संभालते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है आंटी, बना दीजिए, खा लूंगा। वंदना किचन में चली गई। डैनी हर रोज वंदना को ऐसे ही संभाल लेता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उसके पास वंदना के सवालों का जवाब नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसने वंदना को यकीन दिलाया था कि उसके बच्चे बड़े हो गए और अब वो फिर से किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। वंदना के जाते ही डैनी ने अभिमान को देखकर कहा, अंडस्को, वंदना को कुछ याद नहीं है। अभिमान बोला, अंडस्को, सॉरी अंकल, मुंह से निकल गया, आगे से ध्यान रखूंगा। तभी आराध्या बोली, अंडस्को, अभिमान, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद साथ में डिनर कर लेंगे। अभिमान अपनी जगह से खड़ा होकर आराध्या के साथ एक कमरे भी चला गया। वो कमरे में जा रहा था और तभी अनिरुद्ध उसे चिढ़ाते हुए बोला, अंडस्को, आराध्या। आराध्या ने पलटकर को देखा तो अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, तुम्हारा पति तो पहले ही इतना हैंडसम है, क्यों हमारे घर का पानी वेस्ट कर रही हो? तुम्हारा पति तो 4 दिन नहीं नहाएगा तो पता भी नहीं चलेगा, आखिर तुम्हारा पति गोरा इतना है। डैनी को भी हंसी आ गई, लेकिन उसने अनिरुद्ध को आंखें दिखाई। वही आराध्या ने भी दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, ज्यादा पानी खर्च नहीं करेंगे, तुम्हारा समझ गए। अभिमान ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध तो मुस्कुराकर अभिमान को देख रहा था। आज तो अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही थी। वहीं अब अभिमान और आराध्या कमरे में आ गए। आराध्या ने कपबोर्ड में से एक टॉवल निकाला और अभिमान की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को, देखो, हमारा घर रघुवंशी मैंशन जितना बड़ा तो है नहीं, लेकिन छोटा भी नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अभिमान ने हमें गर्दन हिलाई और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद अभिमान गीले बालों से बाहर आया। उसने टॉवल कमर पर लपेटा हुआ था और बाहर आकर उसने आराध्या को देखा तो आराध्या बोली, अंडस्को, अरे तुम गीले क्यों बाहर आ गए? पूरा कमरा गीला कर दिया। अभिमान ने भी गुस्से में कहा, अंडस्को, एक तो तुमने मुझे एक ही टॉवल दिया,
इतने लंबे चौड़े शरीर में एक टॉवल से क्या होगा? एक टॉवल और दो, और वैसे भी जो ये तुमने मुझे टॉवल दिया ये भी छोटा है। आराध्या अभिमान को ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली, अंडरस्कोप, टॉवल भी छोटे होते हैं। अभिमान हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्कोप, अब तुमसे कौन बहस करें? मुझे दूसरा टॉवल दो। आराध्या कपबोर्ड में से दूसरा टॉवल ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई टॉवल मिल ही नहीं रहा था और अभिमान उसके लंबे चौड़े शरीर को एक और टॉवल चाहिए था। अभिमान अभी भी गीले बालों में खड़ा हुआ था। उसने फिर से अब आराध्या को डांटते हुए कहा, अंडरस्कोप, गिलहरी, आज टॉवल दे दोगी या नहीं? इतने में आराध्या ने जल्दी से एक कॉटन का दुपट्टा निकाला और अभिमान के पास जल्दी जल्दी चलती हुई आए और उस कॉटन के दुपट्टे से अभिमान के सिर को पोंछती हुई बोली, अंडरस्कोप, सॉरी, दूसरा टॉवल मिल नहीं रहा, इसी से पोंछ देती हूँ। इतना कहकर वो अभिमान के सिर को अच्छे से पोंछने लगी। कॉटन की चुन्नी होने की वजह से सिर भी ठीक से साफ हो गया, लेकिन सिर पोंछते पोंछते अचानक ही आराध्या की नज़र अभिमान से टकराई। अभिमान भी आराध्या को ही देखता रहा। आराध्या के हाथ रुक गए। अभिमान की आंखों में आराध्या के लिए फिक्र दिखाई दे रही थी। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की कमर पर सटा दिया और खुद के नजदीक करता हुआ बोला, अंडरस्कोप, क्या देख रही हो? आराध्या बोली, अंडरस्कोप, पता नहीं। अभिमान बोला, अंडरस्कोप, मेरा बेबी ठीक है। आराध्या ने इस बार भावुक होकर कहा, अंडरस्कोप, बस अपने बच्चे से मिलने आए थे। अभिमान बोला, अंडरस्कोप, नहीं, बच्चे की माँ से भी मिलने आया था। आराध्या बोली, अंडरस्कोप, लेकिन कहा तो नहीं। अभिमान बोला, अंडरस्कोप, हर बात कहने की होती है, कुछ समझ भी जाया करो। आराध्या बोली, अंडरस्कोप, समझना चाहती हूँ। अभिमान, बहुत कुछ समझना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड समझने ही नहीं देता। अभिमान बोला, अंडरस्कोप, चलो आज एटीट्यूड को साइड में रख देता हूँ, पूछो क्या पूछना है। आराध्या, अंडरस्कोप, बोली, सच सच बताओ क्यों आए थे मुझसे मिलने? अभिमान बोला, अंडरस्कोप, नहीं, शिवांगी को देखने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे मिलने नहीं आ सकता, समझ लो एक पंथ दो काज। आराध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अगले ही पल अभिमान ने अपना माथा आराध्या के माथे से जोड़ दिया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों ही कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे के सांसों को महसूस कर रहे थे। अभिमान में इतना अभिमान था कि वो अपने प्यार का इजहार नहीं करता और आराध्या वो अभिमान के सामने झुकना नहीं चाहती थी। दोनों चाहते तो एक ही बात थे, लेकिन एक दूसरे के कहने का इंतजार कर रहे थे। और तभी बाहर से अनिरुद्ध अंदर आया। जैसे उसने अभिमान और आराध्या को एक दूसरे के करीब देखा, वैसे ही पलट गया और बोला, अंडरस्कोप, अगर तुम दोनों की बात हो गई हो तो मैं रुकूं या फिर चला जाऊं? अनिरुद्ध की आवाज सुनकर अभिमान और आराध्या अपने होश में आए और दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए। आराध्या बोली, अंडरस्कोप, नहीं, आ जाओ। अनिरुद्ध पलटा। उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने वो पैकेट आराध्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्कोप, ये लीजिए, जीजाजी को लोअर टी शर्ट दे दीजिए, अभी खरीद कर लाया हूँ, लेकिन कह देना जीजाजी से कि ब्रांडेड नहीं है, अपनी जेब के हिसाब से लाया हूँ। आराध्या बोली, अंडरस्कोप, कैसी बातें करते हो भैया, अभिमान अब बदल गए हैं। ये सुनते ही अनिरुद्ध ने एक आईब्रो चढ़ाकर अभिमान को देखा और अभिमान अभी भी गुस्से में अनिरुद्ध को देख रहा था। अभिमान जितना अनिरुद्ध को इग्नोर करता, उतना ही अनिरुद्ध अभिमान को चिढ़ाने में कसर नहीं छोड़ता। अनिरुद्ध बोला, अंडरस्कोप, बदल गए तो अच्छी बात है, नहीं बदले तो मैं बदल दूंगा। इतना कहकर वो उस कमरे से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने आराध्या को देखकर कहा, अंडरस्कोप, अपने भाई को समझा लो, जब से आया हूँ मुझे छेड़ रहा है, जबकि मैंने कुछ नहीं कहा। आराध्या उस बैग में से लोअर टी शर्ट निकालती हुई बोली, अंडरस्कोप, भाई की आदत है मजाक करने की, आप उसे इग्नोर कीजिए ना। ये लीजिए, भाई आपके लिए कपड़े लेकर आया है, तो पहन लीजिए। अभिमान ने कपड़े ले लिए और वॉशरूम में चला गया। दूसरी तरफ कृष कब से सोफे पर बैठा हुआ काम कर रहा था। फिर उसने मीरा को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में थी। थोड़ी देर बाद सरगम कमरे में आई। उसके हाथ में सूप का बाउल था। उसने बाउल नाइट स्टैंड पर रखा और मीरा के पास बैठकर उसके बालों को सहलाती हुई कृष से बोली, अंडरस्कोप, भैया इसे बुखार कैसे हो गया?
कृष ने लैपटॉप साइड में रखा और मीरा की दूसरी तरफ आकर बैठ गया और फिर सरगम को देखकर बोला, अंडरस्कोर, छुटकी टेंशन बहुत लेती है, इसीलिए बुखार हो गया। सरगम बोली, अंडरस्कोर, लेकिन इसे किस चीज की टेंशन, कहीं इसे पढ़ाई में प्रॉब्लम तो नहीं है? कृष बोला, अंडरस्कोर, इसे कौन सा पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनना है जो ये टेंशन ले रही है? बस अचानक से शादी हो गई ना, इसलिए खुद को संभाल नहीं पाई, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं छुटकी को आराम से संभाल लूंगा। सरगम बोली, अंडरस्कोर, मैं सूप लेकर आई थी, पिला देती हूँ। सरगम कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही कृष बोला, अंडरस्कोर, रहने दो सरगम, मैं पिला दूंगा, तुम जाओ, देव का ख्याल रखो, वैसे भी बहुत मुश्किल से तुम्हारे और उसके बीच सब कुछ ठीक हुआ है, तो जाओ अपने रिश्ते को एंजॉय करो और मुझे मेरा रिश्ता एंजॉय करने दो। इतना कहकर उसने झुककर मीरा के बालों को चूम लिया और ये नज़ारा देखकर सरगम को तसल्ली हो गई कि उसकी बहन की शादी सही इंसान से हुई है। चैप्टर 529 जीजा जी। सरगम ने एक नज़र मीरा और कृष को देखा और कमरे से चली गई। जैसे ही वो कमरे के बाहर आई वैसे ही देव से टकरा गई। टकराने की वजह से सरगम गिर पड़ी। उसने गुस्से में देव को देखकर कहा, अंडरस्कोर, सर देखकर नहीं चल सकते, मुझे गिरा दिया। देव ने सरगम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ताकि वो हाथ पकड़कर उठ जाए और सरगम ने भी देव का हाथ पकड़ लिया और उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। देव बोला, अंडरस्कोर, इतनी जल्दी करोगी तो गिरोगी ही। सरगम मुंह बनाकर बोली, अंडरस्कोर, कुछ तो शर्म कीजिए, भगवान से डरिए, इतना लंबा चौड़ा शरीर है आपका, मैं क्या, कोई भी टकराएगा तो गिर जाएगा। चलिए मान लेते हैं, मैं आंखें बंद करके चल रही थी, आप तो आंखें खोलकर चलते हैं ना, आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? देव बोला, अंडरस्कोर, तुमसे कौन बहस करे, मैं तो मीरा का हाल चाल पूछने आया था। इतना कहकर वो कमरे के अंदर जाने लगा और तभी सरगम ने देव का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्कोर, वो ठीक है, कृष है उसके पास, उसकी केयर करता है, उसे प्यार करता है, वो संभाल लेगा, आप चलो। इतना कहकर सरगम ने देव की बाजू पकड़ी और उसे हल्का सा खींचा, लेकिन सरगम के बस की देव को हिलाना भी नहीं था। खींचना तो दूर की बात, सरगम ने देव की आंखों में देखा, देव सरगम को ही देख रहा था। इस वक्त देव की आंखें बहुत इमोशनल लग रही थी। सरगम बोली, अंडरस्कोर, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? देव ने अगले ही पल सरगम को गले लगा लिया और उसके कान में बड़बड़ाता हुआ बोला, अंडरस्कोर, मीरा बीमार है तो कृष उसका ध्यान रखता है, लेकिन मैंने तो कभी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आई एम सॉरी सरगम, आई एम रियली वेरी सॉरी। सरगम देव से दूर होकर बोली, अंडरस्कोर, इट्स ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ सकती हूँ आप मुझे प्यार थोड़ी करते थे, कोई बात नहीं। देव ने सरगम की बाजू पकड़ी और कमरे में आ गया। देव ने कमरे का गेट बंद करके फिर से सरगम को गले लगाकर बोला, अंडरस्कोर, सच कहता था, कृष की गिरी हुई औरत थी वो, और मैं भी उसके साथ गिरी हुई हरकत करता चला गया, पर अब मुझे समझ आ गया है कि तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी हो। सरगम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल देव ने अपना गाल सरगम के गाल पर रखा तो सरगम ने हल्का सा दूरी बनाते हुए कहा, अंडरस्कोर, देव आपकी दाढ़ी चुप रही है। देव ने हैरानी से सरगम को देखा तो सरगम बोली, अंडरस्कोर, झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ, आपकी दाढ़ी चुभ रही है। देव ने कहा, अंडरस्कोर, फिर से बोलो। सरगम बोली, अंडरस्कोर, सर सच में आपकी दाढ़ी छुप रही है। देव ने कहा, अंडरस्कोर, वो नहीं जो पहले बोला था। एक ही बात कितनी बार कहूँ, सच में आपकी दाढ़ी छुप रही है, सरगम ने जवाब दिया। देव ने मुस्कुराकर फिर से अपना गाल सरगम के गाल से रगड़ कर कहा, अंडरस्कोर, वो कहो जो सबसे पहले कहा था। सरगम देव से दूर होकर हैरानी से बोली, अंडरस्कोर, वही तो कहा, आपकी दाढ़ी चुप रही है। देवी ने सरगम की कमर पर अपने हाथ को और ज्यादा कसते हुए कहा, अंडरस्कोर, तुमने मेरा नाम लिया, फिर से लो। सरगम को अब समझ आया कि उसने फ्लो में देव का नाम ले लिया, जबकि वो देव का नाम नहीं लेती थी, हमेशा सर कहती थी। देव ने एक बार फिर कहा, अंडरस्कोर, सरगम फिर से कहो ना। सरगम ने ना में गर्दन हिला दी।
देव ने सरगम को अपनी बाहों में और कसते हुए कहा, अंडरस्को, सरगम प्लीज एक बार कहो। सरगम ने धीरे से देव के एक गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्को, देव। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सरगम को थोड़ा सा उठाकर घुमा दिया। सरगम को चक्कर आ रहे थे, इसलिए उसने देव के कंधे पर मारते हुए कहा, अंडरस्को, देव मैं गिर जाऊंगी, रुक जाए। देव ने कहा, अंडरस्को, ऐसे कैसे रुक जाऊं? इतनी मुश्किल से तो मुझे तुम्हारा प्यार महसूस हुआ है, अब मैं इस प्यार के हर लम्हे को जीना चाहता हूँ। अगले ही पल देव ने सरगम को नीचे उतारा। सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और देव ने सरगम को गोद में उठा लिया। सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि अब देव शादी के रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता है। अब तो सरगम मना भी नहीं कर सकती थी। क्या सोचकर मना करती? उसने तो देव को पहले दिन से ही अपना पति मान लिया था। देव सरगम को लेकर बेड पर आ गया और उसने अपना चेहरा सरगम की गर्दन में छुपा लिया। सरगम ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, देव लाइट। देव ने एक हाथ बढ़ाकर लाइट बंद कर दी और देखते देखते उन दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। देव और सरगम के बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया था। सरगम के सब्र का फल देव के प्यार के रूप में उसे मिल गया था और शायद आने वाले दिनों में उसे अपने माँ पापा भी मिलने वाले थे। पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिलहाल तो दोनों बहनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। दूसरी तरफ कृष ने भी मीरा को सहारा देकर उठाते हुए कहा, अंडरस्को, मीरा उठ जाओ, थोड़ा सा सूप पी लो, फिर दवाई लेकर सो जाना। बेवकूफ लड़की क्या हालत बना ली अपनी। मीरा भी टेक लगाकर बैठ गई। कृष उसे सूप पिलाने लगा। मीरा ने सूप पी लिया। वैसे भी उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। सूप पीने के बाद मीरा थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठी रही। उसकी आंखें कभी बंद होती है और कभी खुल जाती। उसे थोड़ी बेचैनी भी हो रही थी। कृष मीरा के पास ही बैठ गया। उसने मीरा का सिर अपने सीने पर रख कर कहा, अंडरस्को, अब कैसा फील हो रहा है? मीरा बोली, अंडरस्को, ठीक है, लेकिन नहाने का मन कर रहा है। कृष ने कहा, अंडरस्को, अच्छा चलो मैं नहला देता हूँ। ये सुनते ही मीरा की आंखें खुल गई और वो बेड पर लेटी हुई बोली, अंडरस्को, नहीं, मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा। कृष के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने नाइटस्टैंड पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाया और बोला, अंडरस्को, अच्छा दवाई ले लो, उसके बाद सो जाना। मीरा फिर से उठी। उसने दवाई ली और फिर से लेट गई। कृष भी मीरा के पास ही लेट गया और देखते देखते वो दोनों भी सो गए। वहीं दूसरी तरफ अभिमान, आराध्या, डैनी, वंदना चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनिरुद्ध और शिवांगी दोनों ही किचन में से खाना लाकर सर्वे कर रहे थे। अनिरुद्ध ने शिवांगी को कई बार मना किया, लेकिन शिवांगी को हमेशा अनिरुद्ध की हेल्प करनी होती थी, इसलिए वो भी काम कर रही थी। सारा खाना वंदना ने बनाया था, लेकिन सर्व अनिरुद्ध कर रहा था। सारा खान सर्व करने के बाद अनिरुद्ध बैठ गया और उसने शिवांगी की भी कलाई पकड़कर अपने पास बैठा लिया। अभिमान ये नज़ारा देख रहा था। जब जब अनिरुद्ध शिवांगी को हाथ लगाता था, अभिमान का तन बदन जल जाता था, लेकिन क्या करता, अच्छे से जानता था कि शिवांगी अनिरुद्ध के बिना नहीं रह सकती, लेकिन वो अनिरुद्ध को शिवांगी की जिंदगी में बर्दाश्त भी नहीं करना चाहता था। सब बैठकर खाना खा रहे थे। अभिमान भी खा रहा था, लेकिन ध्यान अनिरुद्ध पर था, जबकि अनिरुद्ध के चेहरे की मुस्कुराहट तो आज जा ही नहीं रही थी। कुछ सोचकर उसने शिवांगी से कहा, अंडरस्को, तितली, मेरे हाथ से खाना खाओगी? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी और अभिमान, जिसने चम्मच पकड़ी हुई थी, उसके हाथ चम्मच पर कस गई। अनिरुद्ध ने एक चम्मच में चावल और छोले मिक्स किए और तितली की ओर बढ़ा दिए। तितली ने भी खुशी खुशी उनको खा लिया। अभिमान तो वैसे ही खाना नहीं खाना चाहता था। शिवांगी और अनिरुद्ध को देखकर उसकी बची कुची भूख भी मर गई। तभी डैनी बोला, अंडरस्को, क्या हुआ? अभिमान, खाना पसंद नहीं आया? बाहर से कुछ मंगा दूं या अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए कुछ अलग से बना दूंगा, मुझे भी खाना बनाना आता है। अभिमान ने ना में गर्दन हिलाते हुए एक नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, नहीं अंकल, मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ। रघुवंशी फैमिली में कुछ अलग से खाना थोड़ी बनता है, यही सब बनता है। बड़ी माँ हम सबके लिए ऐसे ही खाना बनवाती हैं। इतना कहकर वो खाना खाने लगा, लेकिन उसकी आंखें अनिरुद्ध को देखकर लाल हो रही थी।
वहीं अनिरुद्ध जानबूझकर अपने हाथों से तितली को खाना खिला रहा था ताकि वो अभिमान को पूरी तरीके से जला सके। करीब आधे घंटे बाद सबने खाना खा लिया, लेकिन अभिमान उसने थोड़ा बहुत ही खाया था। बेचारे को भूख ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद सब सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद अभिमान खड़ा होकर बोला, अंडस्को, मैं चलता हूँ। डैनी ने कहा, अंडस्को, बेटा पहली बार आए हो, रुक जाओ। अभिमान ने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, हाँ हाँ जीजा जी रुक जाए ना, आपका ही घर है, प्लीज रुक जाइए। फिर उसने तितली की ओर देखकर कहा, अंडस्को, तितली आइसक्रीम खाने चलोगी? बाइक पर ब्रूम ब्रूम। तितली तो ब्रूम ब्रूम के नाम से खुश हो जाती थी। उसने हमें गर्दन हिलाई और बोली, अंडस्को, अनिरुद्ध, तितली ब्रूम ब्रूम आइसक्रीम चलो चलो। तितली की एक्साइटमेंट देखकर वंदना, आराध्या और डैनी तीनों को हंसी आ गई, जबकि अभिमान उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसका बस चलता तो आज ही तितली को रघुवंशी मैंशन ले जाता, लेकिन मजबूर था। और तभी अनिरुद्ध ने आराध्या से कहा, अंडस्को, आराध्या तुम चलोगी आइसक्रीम खाने? आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी, लेकिन फिर बोली, अंडस्को भैया, आपकी ब्रूम ब्रूम पर या तो तितली आएगी या फिर मैं। तभी अभिमान बोला, अंडस्को, तुम मेरे साथ चलो, गाड़ी में चलते हैं। शिवांगी भी गाड़ी में चलेगी। गाड़ी का नाम सुनकर शिवांगी ने अनिरुद्ध की ओर देखकर नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, तितली गाड़ी में नहीं, तितली ब्रूम ब्रूम पर। अनिरुद्ध ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाँ हाँ मैं और तितली ब्रूम ब्रूम पर, जीजा जी और दीदी गाड़ी पर। शिवांगी ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने अभिमान के सामने शिवांगी की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ हल्का सा खींचा और फिर डैनी और वंदना को देखकर बोला, अंडस्को, माँ हम आइसक्रीम खाकर आते हैं। डैनी और वंदना ने हमें गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध अभिमान के सामने शिवांगी को लेकर चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने गहरी सांस ली। वो ही जानता था कि वो अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहा है। आज तक उसने अनिरुद्ध को न जाने क्या कुछ कहा था और अनिरुद्ध ने पिछले 2-3 घंटे में ही इतने सालों का बदला ले लिया था। अभिमान ने फिर आराध्या की ओर देखकर कहा, अंडस्को, चले। आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की ओर बढ़ाया और आराध्या ने उस हाथ को पकड़ लिया। वो दोनों भी बाहर आ गए। दोनों पार्किंग में आ गए। अनिरुद्ध ने अपनी बाइक स्टार्ट की और शिवांगी को पीछे बैठने का इशारा किया और शिवांगी पीछे बैठ गई। ये नज़ारा अभिमान देख रहा था और तभी अनिरुद्ध ने लिपसिंक करते हुए अभिमान की ओर देखकर कहा, अंडस्को, मैंने कहा था ना, तेरी बहन होती तो इस बाइक के पीछे बैठी होती। अनिरुद्ध ने लिपसिंक की थी, लेकिन अभिमान को समझ आ गया कि वो क्या कहना चाहता है। अनिरुद्ध ने अभिमान की ओर आंख मारी और अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने भी अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आराध्या के लिए गाड़ी का गेट खोला। आराध्या गाड़ी में बैठ गई और अभिमान भी गाड़ी में बैठ गया। अगले 20 मिनट में वो चारों एक सड़क के किनारे खड़े हुए थे। चारों के हाथ में आइसक्रीम थी, लेकिन अभिमान ने आइसक्रीम का रबर तक नहीं खोला था। और तभी अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, क्या हुआ जीजा जी, आइसक्रीम नहीं खाएंगे? अनिरुद्ध की बात सुनकर अभिमान, जो कि इतनी देर से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था, उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और वो अनिरुद्ध को देखकर बोला, अंडस्को, अनिरुद्ध बस बहुत हो गया, मैं बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक और शब्द मेरे बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर अनिरुद्ध ने मासूम बनते हुए कहा, अंडस्को, कैसी बातें कर रहे हो जीजा जी? मैंने क्या किया? मैं तो कितनी तमीज से बात कर रहा हूँ। अभिमान आराध्या की ओर देखकर कहा, अंडस्को, आराध्या समझा लो अपने भाई को। आराध्या ने अनिरुद्ध को देखा और बोली, अंडस्को, भाई प्लीज मान जाओ ना, अगर उन्हें जीजा जी सुनना पसंद नहीं है तो क्यों कह रहे हो? अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, क्या बात है, कल तक तो मेरी साइड बोलती थी और अब शादी होते ही अभिमान की तरफ बोलने लगी। नॉट बैड, आखिर हो तो तुम इंडियन लड़की ही, अपने पति को गुस्से में कैसे देख सकती हो? लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा पति मेरा जीजा जी लगता है और मैं उन्हें जीजा जी ही कहूँगा। आराध्या कुछ बोलती उससे पहले ही शिवांगी बोली, अंडस्को, अनिरुद्ध आइसक्रीम और चाहिए। अनिरुद्ध ने तितली की ओर हल्के गुस्से में देखा और बोला, अंडस्को, वो मीटिंग हो गई थी ना, इसलिए और आइसक्रीम नहीं खानी।
530 मेरी बहन के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकते। अनिरुद्ध ने फिर अपने मम्मी पापा के लिए आइसक्रीम पैक कराए और आराध्या को देखकर बोला, अंडस्को, मैं और तितली बाइक से जा रहे हैं, तुम जीजा जी के साथ आ जाना। इतना कहकर उसने अभिमान की तरफ आंख मारी। तितली की कलाई एक बार फिर कसकर पकड़ी और उसे बाइक के पास लेकर आ गया। देखते ही देखते अनिरुद्ध अपनी तितली को लेकर उड़ गया और अभिमान वहीं खड़ा हुआ देखता रहा। उसके जाते ही अभिमान ने आराध्या से कहा, अंडस्को, तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मैं अंकल आंटी की शर्म कर रहा हूँ, वरना एक चांटा भी नहीं झेल पाएगा। आराध्या बोली, अंडस्को, मुझे तो आप जीजा साले का समझ नहीं आता, आखिर प्रॉब्लम क्या है? जीजा जी ही तो बोल रहा है तो क्या आप उसके जीजा जी नहीं लगते? अभिमान बोला, अंडस्को, तुम समझ नहीं रही, वो जानबूझकर बोल रहा है। आराध्या ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, अंडस्को, मैं नहीं जानती क्या सही और क्या गलत, लेकिन मुझे आप दोनों के बीच में नहीं पड़ना, क्योंकि मैं किसी को भी हारते हुए नहीं देख सकती, समझ गए? इतना कहकर वो भी गाड़ी के पास आ गई। अभिमान भी पैर पटककर गाड़ी के पास आ गया। अगले ही पल अभिमान ने गाड़ी आराध्या के फ्लैट के बाहर रोकी। आराध्या सीट बेल्ट खोलती हुई बोली, अंडस्को, चलें। अभिमान बोला, अंडस्को, मैं घर जा रहा हूँ, तुम जाओ। आराध्या ने हैरानी से कहा, अंडस्को, रुक जाओ ना, कल चले जाना। अभिमान बोला, अंडस्को, तुम्हारा भाई मुझे रुकने कहाँ देगा? पूरी रात जीजा जी कहकर मुझे परेशान कर देगा। देखो आराध्या, तुम मुझे जानती हो, मैं ऐसे कहीं नहीं जाता, लेकिन फिर भी आ गया तुमसे मिलने, अपने बच्चे से मिलने, अपनी बहन से मिलने, लेकिन अनिरुद्ध, उसका बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आराध्या बोली, अंडस्को, ठीक है, जो करना है करो, जाओ, ना आपको कुछ कहती हूँ ना ही अपने भाई को। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर उतरी। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि आराध्या नाराज हो गई। वो भी जल्दी से गाड़ी से उतरा और आराध्या की ओर देखकर बोला, अंडस्को, आराध्या प्लीज, मैं नहीं रुक पाऊंगा। आराध्या ने कुछ नहीं कहा और तभी वहां अनिरुद्ध की बाइक आकर रुकी। उसने तितली को उतरने के लिए कहा और तितली बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध अभिमान को देखकर कुछ कहता, उससे पहले ही आराध्या बोली, अंडस्को, बस बहुत हुआ। अनिरुद्ध ने कहा, अंडस्को, तुम आइसक्रीम लेकर ऊपर जाओ, नहीं तो पिघल जाएगी, शिवांगी को भी ले जाओ। आराध्या ने भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो जितना अनिरुद्ध और अभिमान के बीच में दोस्ती करवाने की कोशिश करती, वो दोनों उतना ही लड़ते। आराध्या ने शिवांगी का हाथ पकड़ा और वहां से चली गई। जाते जाते शिवांगी ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध ने एक फ्लाइंग किस शिवांगी की ओर कर दी और शिवांगी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर वो बोली, अंडस्को, अनिरुद्ध जल्दी आना। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, हाँ हाँ तितली, अब तो दिन रात तुम्हारे साथ ही रहना है। इतना कहकर उसने अभिमान को देखा, जो गुस्से में ही अनिरुद्ध को देख रहा था। दोनों के जाते ही अभिमान ने अनिरुद्ध के कॉलर पकड़कर गाड़ी से लगाते हुए बोला, अंडस्को, क्या बदतमीजी है, चाहते क्या हो? तुम मेरी बहन के जज्बातों के साथ नहीं खेल सकते, वरना जान से मार दूंगा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, व्हाट आर यू सेइंग जीजा जी? मैं क्यों आपकी बहन के जज्बातों के साथ खेलूंगा? मैं तो उससे शादी करूंगा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को, शक्ल देखी अपनी। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी बहन की शादी तुम जैसे घटिया इंसान से करूंगा? अनिरुद्ध ने फिर से मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, ये मत बोलो जीजा जी कि इस घटिया इंसान की वजह से ही आपकी बहन जिंदा है, वरना जिस कंडीशन में मुझे मिली थी ना, उस कंडीशन में अगर आपको आराध्या मिल जाती तो आप उसे एनजीओ भेज देते, लेकिन मैंने आपकी बहन को एनजीओ नहीं भेजा, बल्कि अवनीत जीजू के साथ मिलकर उसे ठीक कर दिया। अब तो वो सारी बातें समझती है, उसे हिसाब से तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए, लेकिन आपने तो मेरा कॉलर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, कल ऑफिस में शिवाय अंकल मिलेंगे तो उन्हें बता दूंगा कि उनके बेटे ने मेरे एहसान का बदला मेरा कॉलर पकड़कर चुकाया है। ये सुनते ही अभिमान ने अनिरुद्ध के कॉलर छोड़ दिए। अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अंडस्को, गुड डिसीजन जीजा जी। वैसे आपको जीजा जी सुनना इतना बुरा क्यों लग रहा है? आप मुझे जीजा जी कहिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा।
अभिमान ने एक बार फिर गुस्से में कहा, अनिरुद्ध बहुत हो गया, मैं जानता तुमने बहुत पैसे मेरी बहन के ऊपर खर्च कर दिए, मैं दुगने दूंगा, लेकिन मेरी बहन के जज्बातों के साथ मत खेलो। पैसों की बात सुनकर अनिरुद्ध को अब गुस्सा आ गया। उसने भी अभिमान के कॉलर पकड़े और उसे गाड़ी से लगाता हुआ बोला, बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। बहुत देर से तुम मेरे प्यार को गेम का नाम दे रहे हो। पैसे दोगे मुझे? दे सकते हो मुझे पैसे। अगर मुझे पैसे चाहिए होते ना तो शिवाय अंकल से मांग लेता और वो मुझे मना भी नहीं करते। और रही बात तुम्हारी बहन के जज्बातों के साथ खेलने की, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। मुझे आज तक नहीं पता चला कि तुमने मेरी बहन से शादी क्यों की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे आराध्या के रिश्ते को एक्सेप्ट किया, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरी बहन से प्यार नहीं करते, उसके साथ एक मजबूरी के रिश्ते को निभा रहे हो। लेकिन मैं सीना ठोकर कह सकता हूँ कि मैं तितली से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। और क्या कहा तुमने कि मैं उसके जज्बातों के साथ खेल रहा हूँ? वो जिस हिसाब से मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है ना, मैं उसके जज्बातों के साथ साथ उसके साथ भी खेल सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी जितनी घटिया सोच नहीं है मेरी। तुम नहीं समझोगे मेरा और तितली का प्यार, समझोगे भी कैसे? कभी किसी से प्यारी नहीं किया। आज के बाद मत कहना कि मैं तितली के जज्बातों के साथ खेल रहा हूँ। जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा प्यार करता हूँ मैं अपनी तितली से, समझ गए? एक और बात आदत डाल लो मुझे जीजा जी कहने की, क्योंकि बहुत जल्द मेरी और शिवांगी की शादी होगी और मैं तुम्हारा जीजा जी बन जाऊंगा, समझे? इतना कहकर अनिरुद्ध ने अभिमान को छोड़ दिया और अभिमान उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अनिरुद्ध अंदर जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर रुका। उसने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और फिर पलटकर अभिमान की ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, जीजा जी सच में जा रहे हैं? आज रात रुक जाइए। अभिमान ने गुस्से में अनिरुद्ध को देखा, अपनी गाड़ी में बैठा और बहुत जोर से गाड़ी का गेट बंद किया। इतनी जोर से किया कि अनिरुद्ध ने कस के आंखें बंद कर ली और देखते ही देखते अभिमान की गाड़ी वहां से चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध बोला, साले के अंदर तो बहुत अकड़ है। दूसरी तरफ रजावत हाउस। सार्थक सो चुका था, लेकिन वेदांत वो बालकनी में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसे किसी की याद आ रही है और तगड़े वाली आ रही है। जब उसे ऐसा महसूस होता था तो वो अकेला बैठकर ड्रिंक करता था और तभी किसी ने उस कमरे का गेट खोला। जैसे ही गेट खुलने की आवाज हुई, वेदांत ने अपनी ड्रिंक छुपा ली। आखिर अपने पापा जैसा जो था, वंशिका भी जब कमरे में आती थी तो वरदान अपनी ड्रिंक छुपा लेता था। वेदांत ने दरवाजे की तरफ देखा तो शौर्य खड़ा हुआ था। शौर्य को देखकर वेदांत ने थोड़ी राहत की सांस ली। शौर्य कमरे से एंटर हुआ, बालकनी में आकर खड़ा हो गया और वेदांत को देखकर बोला, क्या हुआ, आज फिर याद आ रही है? वेदांत ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं तो भाई, मुझे क्यों किसी की याद आएगी? कैसी बातें करते हो आप? शौर्य ने गिलास की तरफ इशारा किया जो वेदांत की चेयर के नीचे रखा हुआ था और फिर बोला, वेदांत बेशक मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन हूँ तुम्हारे बाप की उम्र का। वेदांत ने हंसकर कहा, नहीं नहीं, बाप की उम्र के तो नहीं हो। शौर्य बोला, तुझसे तो कोई नहीं जीत सकता। अगले ही पल शौर्य वेदांत के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठता हुआ बोला, बताओ ना वेदांत, कौन है वो लड़की? तुम चाहोगे तो मैं उसके घर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता। वेदांत बोला, भाई कैसी बातें करते हो? सच में कोई लड़की नहीं है, बस थोड़ा पीने का मन कर रहा था तो पी ली। अब आप इतने बड़े हो, आपके साथ बैठकर तो पी नहीं सकता। सार्थक को मैं पीने नहीं देता और पापा उन्हें पता चल गया तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। शौर्य बोला, दुनिया भर की बातें करोगे लेकिन अपने दिल की बात नहीं कहोगे। वेदांत ने गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात हो तभी तो करूं, कोई बात है ही नहीं, जो भी था एक तरफा था। शौर्य बोला, एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता, होता है वेदांत। तुम्हारी भाभी ने भी मुझे एक तरफा प्यार किया, मैंने तो बहुत बाद में जाकर उसके प्यार को एक्सेप्ट किया। एक तरफा प्यार तो वैसे भी बहुत खूबसूरत होता है, उसमें किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता, कोई डेट
नहीं होती, किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीदना पड़ता, किसी को मनाना नहीं पड़ता, ये वो फीलिंग है जिसे बस प्यार करने वाला ही महसूस कर सकता है। वेदांत अपनी जगह से खड़ा हो गया, उसने ग्रिल पर हाथ रखा और चांद की ओर देखता हुआ बोला, अंडरस्कोप छोड़िए ना शौर्य भाई, क्या बात लेकर बैठ गए? आप बताइए क्यों आए थे? शौर्य बोला, अंडरस्कोप हमारी एक फैक्ट्री है ना जो बंद पड़ी हुई है, मैं उसे दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है और फूफा जी को मैं वर्कलोड देना नहीं चाहता। देखो वेदांत, आज नहीं तो कल तुम्हें और सार्थक को तो ये सब संभालना ही है, तो क्यों ना तुम दोनों उस बंद फैक्ट्री को स्टार्ट करवा दो। देखो इस फैक्ट्री के आसपास कुछ कॉलोनी है जिनका गुजारा हमारी फैक्ट्री से ही चलता था, लेकिन जब से वो फैक्ट्री बंद हुई बहुत लोग बेरोजगार हो गए। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता, लोगों को रोजगार देकर कुछ पुण्य भी कमा लेंगे, समझ रहे हो ना? वेदांत बोला, अंडरस्कोप ठीक है भाई, मैं उस फैक्ट्री को देख लूंगा और फिक्र मत कीजिए, घाटे में नहीं जाएगी, मैं अपने हिसाब से उसे प्रॉफिट में ले आऊंगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। लेकिन सैल्यूट करता हूँ आपकी सोच को, बहुत सोचते हो आप, पुण्य कर्म धर्म इन सब के बारे में। शौर्य बोला, अंडरस्कोप वेदांत तुम नहीं जानते मैं कहाँ से चलकर कहाँ तक आया हूँ। इतना कहकर उसने वेदांत के गाल पर हाथ रखा और बोला, अंडरस्कोप चलो गुड नाइट, सो जाओ। शौर्य वहां से जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर रुक गया और फिर पलटकर वेदांत को देखकर बोला, अंडरस्कोप वेदांत ये बात सच है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो तुम्हें मिल जाएगी। वेदांत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप लेकिन वो नहीं मिलेगी, उसे किसी ने भगवान से मुझसे पहले ही मांग लिया। कहते हुए वेदांत के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था और अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शौर्य ने नामे गर्दन हिलाए और चला गया। शौर्य जब अपने कमरे में आया तो सांझ बेड पर बैठी हुई एक बुक पढ़ रही थी। शौर्य आकर उसके पास लेट गया, उसने अपना सिर सांझ की गोद में रख लिया। सांझ ने भी बुक एक तरफ रखी और शौर्य के बालों को सहलाने लगी। शौर्य बोला, अंडरस्कोप सांझ तुमसे तो वेदांत बहुत सारी बातें करता है। सांझ बोली, अंडरस्कोप हाँ, तो आप क्या पूछना चाहते हैं वेदांत के बारे में? शौर्य ने पूछा, अंडरस्कोप तो बताओ कौन है वो लड़की जिसे वेदांत प्यार करता था? सांझ बोली, अंडरस्कोप शौर्य वो लड़की किसी और से प्यार करती थी और अब वो उस लड़के के साथ खुश है। क्या हो गया है वेदांत को? वो अपनी लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं करता? स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, रिच है, वो एक बार हाँ तो कहे बुआ जी दुनिया भर की लड़कियों की लाइन लगा देंगी। शौर्य बोला, अंडरस्कोप नहीं सांझ, वेदांत के लिए मूव ऑन करना आसान नहीं है। उसके पापा ने 18 साल तक वंशिका का इंतजार किया, उसके प्यार को तो 18 महीने भी नहीं हुए। सांझ बोली, अंडरस्कोप कैसी बातें करते हो शौर्य? फूफा जी ने बुआ का वेट किया क्योंकि वो जानते थे कि बुआ भी उनका वेट कर रही है, लेकिन वेदांत का केस अलग है। वो लड़की उस लड़के के साथ खुश है, वेदांत को अब उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। शौर्य ने हल्की सी करवट ली, फिर अपने हाथ सांझ की कमर पर लपेटते हुए कहा, अंडरस्कोप इतना आसान नहीं है सांझ, वेदांत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आज भी समझाकर आया हूँ, पता नहीं कब शादी के लिए हाँ कहेगा। सांझ भी शौर्य के बालों को सहलाती हुई बोली, अंडरस्कोप हो जाएगा वेदांत ठीक, बस कोई सुलझी भी लड़की उसकी जिंदगी में आ जाए।